हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने 8085 के इंस्ट्रक्शन सेट में ऑलमोस्ट इतने इंस्ट्रक्शंस को कवर कर लिया है कि अब हम प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और ये बहुत मोनोटनस हो जाएगा कि मैं अभी भी आपको इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताता रहूं। तो मेरा टारगेट है कि अब आप थोड़ी सी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करिए और अब आप प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़िए। अभी जो हम लोगों को इंस्ट्रक्शन सेट रिमेनिंग है जिनको कवर करना है वो रह गए हैं आपके कॉल इंस्ट्रक्शंस और रिटर्न इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद आरएसटी इंस्ट्रक्शंस, और उसके बाद लास्ट में एक था मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। उनके बारे में थोड़ा सा बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोग्रामिंग में आपको हॉल्ट करना पड़ेगा। तो मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस दो हैं। एक है हॉल्ट HLT जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है और इसकी सहायता से हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करते हैं। और सेकेंड इंस्ट्रक्शन है नो या नो ऑपरेशन। ये शॉर्ट फॉर्म है नो ऑपरेशन का। ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है और इसकी सहायता से सिर्फ 4 T स्टेट्स के लिए हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। मीन्स माइक्रो प्रोसेसर 4 T स्टेट्स के लिए कोई भी ऑपरेशन नहीं करता है। अब यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, टी स्टेट। अगर 8085 में हम टी स्टेट को डिफाइन करेंगे तो इसकी डेफिनेशन है वन सब डिवीजन ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन वन क्लॉक पीरियड। एक क्लॉक पीरियड के एक सब डिवीजन का जो अवधि है उसको हम 1 T स्टेट कहते हैं। और ऐसे 4 T स्टेट्स के लिए माइक्रो प्रोसेसर कोई भी कार्य नहीं करेगा। अब स्टार्ट करते हैं कि हम प्रोग्रामिंग में आपको क्या क्या कवर करेंगे और कहाँ तक हमारे पास कैपेसिटी है इस 8085 के इंस्ट्रक्शन के सेट की सहायता से जिसमें हम प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग तो आपके इंडिविजुअल स्किल पे करेगी और ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए कितने डिफरेंट वे से सोच सकते हैं। जैसे एक ही काम को करने के लिए बहुत सारे चीज़ें हम करते हैं। वही काम बहुत लोग बहुत देर में करते हैं, वही काम बहुत लोग बहुत जल्दी करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम रोड पे ड्राइव करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं फंसते हैं और वो निकलते जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग लगातार उसको काम करता रहता है। और थोड़ा सा लाइट करने के लिए आपको मैं बताना चाहूँ, अगर आप किसी छोटे बच्चे की कैपेसिटी को देखना चाहें कि वो कितना शार्पन है, तो अगर वो कोई मूवमेंट कर रहा है और उसके मूवमेंट में अगर आप ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं, तो फिर आप देखिए कि वो बच्चा कैसे दिमाग लगाता है उस ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करने के लिए। तो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग स्किल भी अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें आप देखते हैं कि आप प्रोग्राम को कितने डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। अभी जो हमने टारगेट किया है उसमें जितना प्रोग्राम आपको हम कवर करेंगे उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट है। इतना सेक्शन आज हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंपैरिजन, बल्क एडिशन, डेटा ट्रांसफर, डेटा एक्सचेंज के बारे में भी बताएंगे। प्रोग्रामिंग अपने आप में एक बहुत डिफरेंट थिंग है। बहुत से लोग प्रोग्राम को बहुत डिफरेंट ढंग से करते हैं। मैंने इस प्रोग्राम को, मेरे टीचर्स ने मुझे जैसा बताया मैं वैसा ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और सिर्फ यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में डिजिटल ड्राइंग पढ़ी होगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी या टेक्निकल ड्राइंग पढ़ी होगी। उसमें जब आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस करते हैं तो अगर आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सिर्फ इस बात से कर रहे हैं कि मुझे इस तरीके से ड्रॉ करना है तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप इमेजिनेट करते हैं कि भाई ये आर्टिकल मुझे 3 डायमेंशनल व्यू में कैसा दिखेगा, तो आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करने में बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और मुझे इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत पसंद थी। खैर ये मेरी बात है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग के बारे में बताते हैं। आपको याद होगा जब मैंने आपको एड्रेसिंग मोड्स पढ़ाए थे तो मैंने आपसे कहा था कि एड्रेसिंग मोड्स वो मेथडोलॉजी है जिससे हम डेटा को एड्रेस करते हैं। तो आज पहली बार मैं इनोवेटिव प्रैक्टिस करते हुए इस टेक्निक से आपको प्रोग्रामिंग स्किल के बारे में बता रहा हूँ। जैसा आपको याद होगा कि 5 एड्रेसिंग मोड्स होते हैं: रजिस्टर टू रजिस्टर एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग। तो आज हम प्रोग्राम एडिशन को इस प्रक्रिया से शुरू करते हैं। इसमें पहला टास्क है कि हमारे पास दो कंटेंट हैं जो बी और सी रजिस्टर में रखे हुए हैं। हमें ये नहीं पता है कि वो डेटा क्या है क्या नहीं है क्योंकि रजिस्टर में प्री स्टोर्ड डेटा है। आपको एक बात और भी मैंने एडिशन या सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन पढ़ाते वक्त बताया था कि जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ऑब्वियस है 2 नंबर होंगे। और जब भी हम एडिशन करेंगे तो एडिशन किसके साथ करेंगे? एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों में से दो कंटेंट अगर मुझे ऐड करने हैं तो उसमें एक कंटेंट एक्यूमुलेटर में होना अनिवार्य है।
तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए पहले प्रोग्राम में हमने क्या किया, जैसा कि हमें टास्क में दिया गया है कि हमारे जो कंटेंट हैं वो बी और सी रजिस्टर में रखे हैं। तो जब भी हमें एडिशन करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक कंटेंट को एक्यूमुलेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पहले इंस्ट्रक्शन में मूव बी टू ए की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, बी रजिस्टर के कंटेंट को एक्यूमुलेटर में शिफ्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद हमें ऐड सी करना है। ऐड सी का मतलब क्या हुआ, ऐड द कंटेंट्स ऑफ सी रजिस्टर विद द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, जहां पे हमने बी का कंटेंट पहले ही शिफ्ट कर रखा है और हमारा 2 बाइट या 2 रजिस्टर के कंटेंट का एडिशन हो गया। उसके बाद हॉल्ट का मतलब हम प्रोग्राम को यहीं पर रोक देंगे। तो अगर आप टेक्निकल टर्म में देखें तो बहुत आसान काम है, सिर्फ 2 कंटेंट को लिया और हमने उनको ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है इमीडिएट एड्रेसिंग, जिसमें हमें इमीडिएट डेटा अवेलेबल होगा और मैंने एग्जांपल के तौर पे 2 डेटा लिया है, 04 और 05। यहाँ जो डी सफिक्स लिखा है इसका मतलब ये डेसिमल नंबर है। 8085 माइक्रोप्रोसेसर की प्रोग्रामिंग में इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोई नंबर दिया जाएगा तो हमें, अगर वो हेक्साडेसिमल में दिया है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो डेसिमल में दिया है तो हमें उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लकली 0 से 09 तक का जो डेटा है वो हेक्साडेसिमल और डेसिमल में सिमिलर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए मैंने छोटे नंबर्स लिए हैं। लेकिन अगर आप बड़ा नंबर लेते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जो 10 होगा डेसिमल में, तो उसको जब आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0A हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने छोटे नंबर्स को पकड़ा है जो कि हेक्साडेसिमल और डेसिमल में समान है। तो पहला मेथड है कि मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है, और जैसा मैंने पहले कहा कि मुझे मेरे पास एक नंबर एक्यूमुलेटर में होना अनिवार्य है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 04 को एक्यूमुलेटर में ले जा रहा हूँ क्योंकि ये इमीडिएट फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग है, तो MVI A डेटा ही यूज करेंगे। अगर 16 बिट का डेटा होता तो LXI यूज करते। तो MBI A 04 मीन्स 04 को हम एक्यूमुलेटर में ले जा रहे हैं। दूसरा डेटा MBI B 05 में ले जा रहे हैं। उसके बाद ऐड B कर दे रहे हैं, B के कंटेंट को A से जोड़ दे रहे हैं और प्रोग्राम को यहीं रोक दे रहे हैं। इससे छोटा मेथड है जिसमें एक कंटेंट हम एक्यूमुलेटर में ले जा रहे हैं और फिर ADI इंस्ट्रक्शन जो हमें सीधे उपलब्ध कराता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी इमीडिएट डेटा को सीधे एक्यूमुलेटर के कंटेंट से जोड़ सकते हैं। तो अगर आप मेथड 1 देखेंगे तो यहाँ जो टोटल स्पेस लग रहा है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो लग रहा है 6 मेमोरी लोकेशंस का। MBI जो है वो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो MBI A 2 बाइट, MBI B 2 बाइट, ऐड B 1 बाइट, HLT 1 बाइट, तो 6 मेमोरी लोकेशंस हमें लगेंगे इस प्रोग्राम को लिखने के लिए। जबकि मेथड 2 में हम सिर्फ 5 मेमोरी लोकेशंस में प्रोग्राम को लिख दे रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जिसमें कम मेमोरी स्पेस होगा उसका एग्जीक्यूशन ज़्यादा होगा। तो मेथड 2 ज़्यादा बेटर ऑप्शन है इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद अगली कैटेगरी आती है डायरेक्ट एड्रेसिंग की, जिसमें हमें पता है कि हमारे जो दोनों कंटेंट्स हैं वो मेमोरी लोकेशन 2000 और 2001 में रखे हुए हैं। तो आपको याद होगा जब हमने डायरेक्ट एड्रेसिंग बताई थी तो हमने आपसे कहा था कि LDA ही वो इंस्ट्रक्शन है जिसकी सहायता से हम किसी भी मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को सीधे एक्यूमुलेटर में लोड कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 मेमोरी लोकेशन के कंटेंट हैं, 2000 और 2001। ये मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हमारे कंटेंट रखे हुए हैं और इनको हमें आपस में जोड़ना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 2000 के कंटेंट को एक्यूमुलेटर में लेके आए विद द हेल्प ऑफ LDA 2000H इंस्ट्रक्शन। अब स्वाभाविक सी बात है, डायरेक्ट एड्रेसिंग में जो भी डेटा आएगा वो सीधे एक्यूमुलेटर में आएगा। तो अगर हम इस कंटेंट को, जो वर्तमान में 2000 का कंटेंट एक्यूमुलेटर में आके रखा है, इसको अगर सुरक्षित नहीं करते हैं और LDA 2001 कर देते हैं तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट लॉस्ट हो जाएगा और फिर हम एडिशन नहीं कर पाएंगे। तो इस डेटा को सेव करने के लिए हमने क्या किया, एक्यूमुलेटर से बी रजिस्टर में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद LDA 2001H किया, इसका मतलब अब 2001 मेमोरी लोकेशन का कंटेंट हमारे कहाँ पास आ गया, एक्यूमुलेटर में। दूसरा डेटा जो 2000 का था वो हमारे बी रजिस्टर में सुरक्षित है, तो हमने फिर ऐड भी किया और प्रोग्राम को रोक दिया। अगली इसी टास्क को हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग से करते हैं। और आपको याद होगा जब मैंने आपसे कहा था कि HL रजिस्टर के पास एक यूटिलाइजेशन का प्रिविलेज है कि उसको हम मेमोरी पॉइंटर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, हमें उसे पहले मेमोरी पॉइंटर बनाना पड़ेगा और हमारी पहली मेमोरी लोकेशन है 2000। तो हम LXI H 2000H मतलब हम अब HL रजिस्टर में 2000H डाल रहे हैं, इसका मतलब ये मेमोरी पॉइंटर बन गया। अब HL रजिस्टर में हमारा कंटेंट है 2000H। अब हमने क्या किया, मूव M2A, मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी इनटू एक्यूमुलेटर हुज एड्रेस इज पॉइंटेड आउट बाय द HL रजिस्टर पेयर। तो HL रजिस्टर में आज की डेट में 2000 है, तो 2000 मतलब क्या हुआ कि माइक्रोप्रोसेसर 2000 मेमोरी लोकेशन पर जाएगा और वहां पर जो भी कंटेंट होगा उसको लाकर एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा। अब मुझे 2001
1 के डेटा को एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ ऐड करना है। तो अभी हमारी मेमोरी पॉइंटर कहाँ पर है, 2000H पर। अब इसको हमें एक आगे बढ़ाना है, चूंकि HL रजिस्टर पेयर में है तो हमने INX H को यूज किया ताकि रजिस्टर पेयर के कंटेंट को एक बढ़ा दें। हम यहाँ पे INR L भी कर सकते थे, लेकिन प्रोग्राम में हमेशा ब्रॉडन वे रखना चाहिए। अब हमारा मेमोरी पॉइंटर नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन या 2000H पर पहुंच गया है। उसके बाद हम एड एम करेंगे, क्योंकि एड एम इंस्ट्रक्शन हमें लिबर्टी देता है कि हम किसी मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को जिसका एड्रेस HL रजिस्टर द्वारा इंगित किया गया उसको सीधे एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ जोड़ सकते हैं। तो एक्यूमुलेटर में पहले क्या है, 2008 का कंटेंट, मेमोरी पॉइंटर नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पर चला गया है। एड एम करते ही क्या होगा, 2001 के कंटेंट 2000H के साथ जुड़ जाएंगे और इसके साथ हमारा प्रोग्राम का टास्क पूरा हो जाएगा। उसके बाद आता है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग, जिसमें हम वंस कॉम्प्लीमेंट या डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर का कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक आपको टास्क दिया, राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 04 डेसिमल नंबर। आप उसको एक्यूमुलेटर में लेकर आएंगे MBIA, क्योंकि ये इमीडिएट फॉर्म ऑफ डेटा है। अगर ये इमीडिएट फॉर्म ऑफ डेटा ना होता, किसी भी रजिस्टर में होता, तो आपको क्या करना पड़ता, पहले उस लोकेशन से कंटेंट को डेट एक्यूमुलेटर में लाना पड़ता। क्योंकि ये इमीडिएट फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग है तो इसमें हमने 04 को सीधे एक्यूमुलेटर में लोड किया। उसके बाद हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है CMA जो कहता है कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, मीन्स 1 विल बी रिप्लेस्ड बाय 0 एंड 0 विल बी रिप्लेस्ड बाय 1 एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव। उसके बाद प्रोग्राम को रोक देते हैं HLT। उसके बाद एक अगला प्रोग्राम है जिसमें हम एक्यूमुलेटर में कोई भी 0A को लोड करते हैं और उसको BCD फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। BCD मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD में ही सारी चीजें लिखी हैं, ऐसा डेसिमल नंबर सिस्टम जिसको हमने बाइनरी में कोड कर रखा हो। आपको पता है डेसिमल नंबर सिस्टम अलाउ कहाँ तक करता है, 0 to 9। तो अगर आप डेसिमल को बाइनरी फॉर्म में कोड करते हैं तो वो बाइनरी कोडेड डेसिमल कहलाता है। और 8085 में एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है डा, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। इसकी सहायता से हम किसी भी एक्यूमुलेटर के कंटेंट को जो अदर देन BCD नंबर में होगा या हेक्साडेसिमल में होगा उसको हम BCD फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वो इंस्ट्रक्शन है जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग को यूज करता है और इसी इंस्ट्रक्शन की सहायता से ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग को यूज करके एक्यूमुलेटर में जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसको BCD फॉर्म में हम कन्वर्ट कर पाते हैं। अब एक टास्क आया था जिसमें हमने कहा आपसे कि हमें प्रोग्राम को 8085 में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है और इसमें हम मल्टीप्लिकेशन का टास्क करना चाह रहे हैं। अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो एक ही ऑप्शन है सक्सेसिव एडिशन और सक्सेसिव डिवीजन, जिससे हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर सकते हैं। तो हमें एक टास्क मिला है कि हमें 04 को 05 से मल्टीप्लाई करना है। हमारा रिजल्टेंट डेसिमल फॉर्म में 20 होगा और अगर इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दें ये श्योर करने के लिए कि एक्यूमुलेटर में क्या है, तो वो 14H भी हो 14H ही होगा। तो इसमें दो मेथोडोलॉजी याद होगी। और एक बात आपको और याद होगा, जब मैंने आपको ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस बताया था तो मैंने कहा था कि जनरली हम JC और JZ, जंप इफ जीरो और जंप इफ कैरी फ्लैग को प्रयोग, जीरो फ्लैग और कैरी फ्लैग को यूज करते हैं। और यहाँ पर आपको मैंने डिफरेंस दिखाया है कि जंप जीरो या JNZ में हम किसको ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, एक सबसे पहले मेथड 1 में हमें क्या करना है, हम सक्सेसिव एडिशन करेंगे और सक्सेसिव एडिशन क्या करेंगे, 04 को 5 टाइम्स जोड़ेंगे। जोड़ते कहाँ पर हैं, सीधे एक्यूमुलेटर में ही हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम XRA या एक्यूमुलेटर को खाली करेंगे। अगर हम एक्यूमुलेटर को एक्यूमुलेटर के कंटेंट से ही एक्सक्लूसिव आर करते हैं तो एक्सक्लूसिव आर गेट कहता है कि इन ऑर्डर टू हैव एन आउटपुट ऑफ 1 द इनपुट शुड बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ही XRA कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव और कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक्यूमुलेटर का कंटेंट 0 हो जाएगा। उसके बाद हमने 04 जिसको एक्यूमुलेटर में जोड़ना है उसको हमने B रजिस्टर में लोड किया और एक काउंटर बनाया जो बताएगा कि मुझे 04 को एक्यूमुलेटर में कितनी बार जोड़ना है, वो है 05। अब हमने क्या किया, एड B, मतलब 04 को एक्यूमुलेटर में जोड़ा। तो लिटरली हमने क्या किया, चूंकि एक्यूमुलेटर क्लियर था तो उसमें हमने सीधे 04 जोड़ा है। उसके बाद काउंटर को एक घटाया। अब अगर हम जंप इफ 0 चेक कर रहे हैं, इसका मतलब काउंटर जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक आपका ये लूप से बाहर नहीं आएगा और जब 0 हो जाएगा तो सीधे कहां पर आएगा, HLT प्रोग्राम को रोक देगा। अगर जंप इफ नॉट 0 है तो वो JMP के पास आएगा, अनकंडीशनल जंप है, वो एडिशन
पर लेकर जाएगा। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो हमने जंप लेबल एक्स एक्स या वाई वाई लिख रखे हैं, इनका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो। दूसरे मेथड में हमने क्या किया, जे एन जेड यूज किया है, एड बी डीसीआरसी, काउंटर को हम घटा रहे हैं। अगर काउंटर जीरो नहीं है तो ये प्रोसेस रिपीट हो जाएगी, एक्स एक्स पे फिर आ जाएगा, और अगर काउंटर जीरो हो गया तो प्रोग्राम लूप से बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम रुक जाएगा एचएलटी से। अब इन दोनों मेथड से ही हम मल्टीप्लिकेशन का टास्क पूरा कर रहे हैं, लेकिन मेथड 1 में लगभग 14 मेमोरी लोकेशंस लग रहे हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए, जबकि मेथड 2 में 11 मेमोरी लोकेशंस लग रहे हैं। अब यहाँ पर एक भी आपके दिमाग में ये भी क्वेरी आ रही है कि मेमोरी लोकेशंस कैसे कंटेन कर रहे हैं। एक मेमोरी लोकेशन में हम 8 बिट का डेटा डालते हैं, तो एक्सआरए ए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, एमबीआई बी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, और जेजेड और जेएमपी जो है ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो एक्सआरए 1 बाइट, एमबीआई बी, एमबीआई सी ये हो गए आपके 2 बाइट के, तो 4 1 5, एड बी 6, डीसीआरसी 7, जंप 10 3 बाइट का है, जेएमपी 3 बाइट का अगेन 13, और एक एचएलटी आपका हो गया 1 बाइट। तो टोटल 14 मेमोरी लोकेशंस लगे। इसी तरीके से यहाँ पर चूंकि जेएमपी हट गया है, इसलिए 3 मेमोरी लोकेशन सीधे कम हो गए और प्रोग्राम का हमारा टास्क पूरा हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन अचीव मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। उसके बाद अब यहाँ पर हमने प्रोग्राम लिखा है कि अब हम इसका जो हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था उसका रिवर्स कर रहे हैं। अब हम 20 को 4 से डिवाइड करने का टारगेट कर रहे हैं। तो जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं, और जो हमें भागफल मिलता है उसको हम क्वोशिएंट कहते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, इसका उल्टा करना है। अब सबसे पहले जो हमारा डिविडेंड है उसको एक्यूमुलेटर में रखेंगे, जिससे डिवाइड करना है उसको 04 में रखेंगे, और जो हमारा क्वोशिएंट है जो हमें भागफल बताएगा कि कितनी बार हमने ये काम किया। आपको याद होगा जब मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमारे पास इंस्ट्रक्शंस उपलब्ध नहीं है, तो हम सक्सेसिव एडिशन या सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक्यूमुलेटर में डिविडेंड लोड कर देंगे, और डिवाइजर जिससे डिवाइड करना उसको बी में लोड कर देंगे, और बी को उतनी जितनी बार भी घटाएंगे उतनी बार काउंटर को एक बढ़ा देंगे, ताकि ये पता चले कि हमने बी को एक्यूमुलेटर से कितनी बार घटाया। और जब ये प्रोग्राम लूप से बाहर आ जाएगा तो हमारा जो सी रजिस्टर है वो हमें बताएगा कि हमारा भागफल क्या था। तो हमने सबसे पहले काउंटर को एक बढ़ाया, ये दिखाने के लिए कि हम पहली बार बी रजिस्टर को एक्यूमुलेटर से घटाने जा रहे हैं। बी को एक्यूमुलेटर से घटाया और चेक किया कि बी एक्यूमुलेटर का कंटेंट जीरो हुआ है कि नहीं। अगर जीरो हो गया है तो लूप से बाहर आके प्रोग्राम रुक जाएगा एचएलटी पे, और अगर लूप नहीं हुआ है तो फिर काउंटर को एक बढ़ाया जाएगा। और ये प्रक्रिया कब तक होगी, जब तक कि 05 सी रजिस्टर में नहीं आ जाता और एक्यूमुलेटर का कंटेंट जीरो नहीं हो जाता। इस प्रोग्राम को लिखने के लिए 12 मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता होगी। अब तीसरा जो सबसे सिंपलेस्ट है, वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट। अगर मान लीजिए 04 हमारा नंबर है, वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो एमबीआई ए, क्योंकि ये इमीडिएट डेटा है तो एक्यूमुलेटर में सीधे लोड करेंगे एमबीआई ए 04H कॉम्प्लीमेंट और एचएलटी। अगर टूस कॉम्प्लीमेंट करना है तो वंस कॉम्प्लीमेंट बाद उसके एलएसबी में हम 01 जोड़ देते हैं, तो एमबीआई ए 04 सीएमए, उसके बाद एडीआई एड इमीडिएट 01 इन एक्यूमुलेटर, और उसके बाद प्रोग्राम रुक जाएगा। तो ये आज तक की प्रोग्रामिंग है। होप आप इसको एंजॉय करेंगे, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप अपनी क्वेरी जरूर उस पर डालें, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।